स्पीकर साहब के भी खिलाफ और जिस जज ने ये फैसला सुनाया था उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने का कोई रास्ता निकालना चाहिए। नफरत की राजनीति जिसकी बुनियाद पे वो आज सरकार बनाए हैं, उसको बार बार उसी फॉर्मूले को रिपीट करके देश कमज़ोर करके अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। तो उनके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई करने का वक्त अब आ रहा है। ये केस तो झूठा था, झूठा है और झूठा ही रहेगा, मगर इसका खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि नमस्कार, मैं श्रेया गुप्ता। आप देख रहे हैं फोरम 4। बहुत सारे मामले जो है इस समय चल रहे हैं, चाहे वो नूह में हिंसा का मामला हो, चाहे वो गुड़गांव में जो हिंसा हो रही है उसका मामला हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस समय हो रही हैं। 2024 के चुनाव पास है, ये सारी चीज़ें किस तरह उन चुनावों को इफेक्ट करने वाली है, आज हम इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट हैं सर, आपका महमूद प्राचा। सुप्रीम कोर्ट का है राहुल गांधी के मामले को लेकर कि जो उनकी सज़ा थी वो अभी रोक दी गई है, अगली कार्रवाई तक की रोक दी गई है, जब तक कि कोई भी सुनवाई नहीं होती है। इसे आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मैं इसको बार बार इस बात को मैंने पहले भी कहा है कि अगर राहुल गांधी खुद अपना केस लड़ेंगे तो इस केस में जान ही नहीं है। मतलब एक नॉन वकील भी कोई अगर लड़ेगा तो इस केस में कोई जान नहीं है। तो ये अब कांग्रेस की लीगल टीम को सोचना चाहिए कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक क्यों आया, एक बात। लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं है। ये केस तो झूठा था, झूठा है और झूठा ही रहेगा, मगर इसका खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि अभी वो मेन अपील पेंडिंग है। तो मेरे ख्याल से उस पर कांग्रेस की लीगल टीम को ध्यान लगाना चाहिए और कुछ ना कुछ कार्रवाई अब वापस करनी चाहिए स्पीकर साहब के भी खिलाफ और जिस जज ने ये फैसला सुनाया था उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने का कोई रास्ता निकालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल करा है कि जो इतनी बड़ी सज़ा दी गई है ये 1 साल 11 महीने की भी हो सकती थी, पर इन्होंने जो 2 साल की एक्स्ट्रा सज़ा दी गई है वो क्यों दी गई? उन्होंने भी क्वेश्चन पुट अप किया। मेरे इसी स्टेटमेंट को जो मैंने अभी भी कहा और शुरू से कह रहा हूँ कि जजेस भी अगर कोई फैसला ऐसा करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने अब मेरी उस बात पे एक तरह से मोहर भी लगाई है कि 1 साल 11 महीने किया, 1 साल 11 महीने छोड़ दीजिए, 1 साल 2 साल से 1 दिन कम की भी दे सकते थे, नहीं दी। 2 साल की इसलिए दी, तो इसीलिए जज भी जो हैं वो कानून से ऊपर नहीं होते। कानून के अंदर रहकर भी अगर जज कोई कानून से बाहर जाके काम करता है तो उसके खिलाफ भी कोई बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिसमें किसी बाहर की प्रेशर की वजह से या किसी भी इन्फ्लुएंस की वजह से, एक्सट्रेनियस रीजंस की वजह से कोई कार्रवाई की है, तो वो अपने आप में एक दंडनीय अपराध भी है आईपीसी की धारा में। 2024 के चुनाव पास है, नूह में जो हिंसा हो रही है, मणिपुर में जो हिंसा हुई है, आप उसे किस तरह से देखते हैं? ये आरएसएस और बीजेपी और इनके जो सहयोगी संगठन है, जो आतंकवादी संगठन है, वो लोग जानबूझ के भारत देश को कमज़ोर करके अपनी राजनीति बढ़ाना चाहते हैं। नफरत की राजनीति जिसकी बुनियाद पे वो आज सरकार बनाए हैं, उसको बार बार उसी फॉर्मूले को रिपीट करके देश कमज़ोर करके अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। देश का बेड़ा गर्क करके मोदी जी का नाम ऊपर उठाना चाहते हैं। भाई को भाई से लड़ा के, बहन को बहन से लड़ा के ये लोग अपनी राजनीति करना चाहते हैं। फूट डालो और राज करो कि जो अंग्रेज़ जो आए थे उनकी नीति पे चल रहे हैं और उसी से ये कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। चाहे नूह की बात हो या मणिपुर की बात हो, हमेशा बोलते हैं कि जो उस तरफ की कम्युनिटी होती है, चाहे नूह में जैसे पत्थरबाजी बोला गया है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ से स्टार्ट करी गई है, और वही तरफ मणिपुर में बोला गया था कि जो मैती कम्युनिटी है उसकी तरफ से मेन वायलेंस हो रहा है। आप इसे किस तरह देख रहे हैं और मीडिया किस तरह से दिखा रही है? मीडिया तो आरएसएस और बीजेपी का एक सहयोगी संगठन है और वो आतंकवादी संगठन है। आरएसएस और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और मणिपुर में जो आरएसएस के संगठन हैं वो सब तो आतंकवादी संगठन है और मीडिया इनके सहयोगी लोग हैं। तो जो ये क्रिमिनल मीडिया है ना, और आप तो ईमानदार मीडिया और सोशल मीडिया जो काम करते हो, जो ये बड़े बड़े अपने आप को सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया और जो टेलीविज़न चैनल्स हैं, वो तो 90% से भी ज़्यादा क्रिमिनल्स हैं और वो आतंकवादी हैं। तो आतंकवादी तो आतंकवादियों का ही साथ देंगे ना, और वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं, तो उनके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई करने का वक्त अब आ रहा है। और हरियाणा सरकार ने बोला है कि राजस्थान सरकार कार्रवाई करे, हम उनका साथ देंगे, बट राजस्थान सरकार कह रही है कि हरियाणा सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। ये मोनू मानेसर के बारे में उन्होंने बोला है, दोनों चीफ मिनिस्टर्स ने एक दूसरे के बारे में। मगर बात यह है कि अगर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब हैं और उनके डीजीपी साहब हैं, तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक घोषित अपराधी है, उसको अरेस्ट करना तो हर एक पुलिस वाले की जिम्मेदारी है ना। तो खट्टर साहब
राजस्थान के मुख्यमंत्री से कौन सा परमिशन लेना चाहते हैं और कौन से उनकी रिक्वेस्ट चाहते हैं। उनके पास तो खुद ही कानूनी पावर है अरेस्ट करने की। ये सब बहानेबाजी है। मोनू मानेसर खट्टर साहब के सहयोगी हैं, इसलिए वो उनके खिलाफ कुछ नहीं किया। जो ये बुलडोज़र की स्टोरियाँ स्टार्ट हो चुकी है, पहले यूपी में बुलडोज़र बाबा जो कहते हैं योगी जी को, जो बुलडोज़र चला देते थे, अब यहाँ पे भी स्टार्ट हो गया है। हरियाणा में भी आज 200 झुग्गियों पर बुलडोज़र चला गया। आप इसे किस तरह देख? मोनू मानेसर के घर पे चलाया गया नहीं, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के किसी ऑफिस बेरर पे चलाया गया, जिन्होंने गोलियां चलाई, जिन्होंने सब कुछ किया गया नहीं। लेकिन हमारा ये कहना है कि उनके मोनू मानेसर के घर पे बुलडोज़र चलाना उचित नहीं है। हाँ, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो जब्त करना उचित है, वो कानून के तहत है। बुलडोज़र चलाना एक क्रिमिनल ऑफेंस है, जो खट्टर साहब की सरकार, योगी जी की सरकार की तरह कर रही है। इसके लिए दोषी खट्टर साहब हैं और 100% दोषी वो हैं, क्योंकि उन्हीं की निगरानी में ये सब काम हो रहा है। और आप मीडिया को किस तरह देख रहे हैं? मीडिया मतलब ऐसे हेडलाइंस दे रही है, देखिए पत्थरबाज कौन है, और जो ऐसी हेडलाइंस आती है जो प्रोवोक करती हैं लोगों को, आप इसे किस तरह देखते हैं? मैंने तो आपको पहले ही बता दिया ना, ये आतंकवादी संगठनों के सहयोगी आतंकवादी संगठन है। जो भी इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं वो खुद आतंकवादी हैं। आज नहीं तो कल इन्हें आतंकवाद के केसेस में जेल जाना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरी कम्युनिटी, उनकी तरफ से तो बयान आते हैं कि जो दूसरी कम्युनिटी है उनकी तरफ से ये सारी चीज़ें हो रही है, उन्होंने प्रोवोक करा है। किसी ने कुछ नहीं किया, किसी कम्युनिटी ने किसी से कोई लड़ाई नहीं की, ना करते हैं। आरएसएस के कार्डर्स जाके, आतंकवादी जिनको ट्रेनिंग मिलती है वो जाके हमले करते हैं, और उसी की वजह से ये सब घटनाएं होती हैं। इस बात को हमारा देश धीरे धीरे अब समझ रहा है। जितना ज़्यादा ये बात समझ लेंगे लोग, उतनी ज़्यादा आरएसएस और बीजेपी के लोग ये घटनाएं करने से डरेंगे और ये घटनाएं नहीं होंगी। 2024 के चुनाव पास है, अब आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो कितना चुनावों पर असर करने वाली है? आज तक तो इसी से सफलता प्राप्त की है आरएसएस और बीजेपी ने, इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कर्नाटक के चुनाव में उनकी हार हुई है, ये सारे फॉर्मूले अपना के भी। तो अच्छी बात है, अगर इस प्रकार से ऐसा होने लगा तो ये लोग अपनी ही जो नेचुरल एक तरीके से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनके ये देशद्रोही कार्रवाई और भाई को भाई से लड़ाने की फूट डालो और राज करो की नीति अगर फेल हो गई तो फिर देश के लिए बहुत अच्छा हो। अभी तक जो पहले चुनाव था उसमें था मुद्दा राम मंदिर का, अब की बारी ज्ञान व्यापी और अदर मुद्दे भी आ चुके हैं। आप इन्हें किस तरह देखते हैं? ये सब इनके बेईमानी है। देश को हर तरीके से बर्बाद करके, ये भावनाओं को उकसाकर, लड़ाई करा के जीतना चाहते हैं इलेक्शन, जो कि पूरी तरीके से गलत है। मेरे ख्याल से ये देशद्रोह है, ये इलेक्शन ऑफेंस है। ऐसी किसी पार्टी को इलेक्शन तक लड़ने नहीं देना चाहिए जो इस प्रकार की बातें करे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अब राहुल गांधी संसद में दिख सकते हैं, काफ़ी दिनों बाद दिखेंगे। आपको क्या लगता है जो 2024 के चुनाव आने वाले, इंडिया वैसे जो एनडीए होने वाला है, वो किस तरह से, क्या सत्ता परिवर्तन होगा इन चीज़ों के बाद? देखिए, जितनी ताकत से INDIA के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितनी ताकत से इन्हें विरोध करना चाहिए आरएसएस और बीजेपी का, ये वो नहीं कर रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा ताकत से करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग सब अपराधी हैं, आरएसएस और बीजेपी के लोग। लेकिन जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, जो सिविल सोसाइटी के जो जेन्युइन एक्टिविस्ट हैं, वो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन फ़ायदा देश को ये होगा कि इससे आरएसएस और बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। अब INDI के जो सहयोगी दल हैं वो कितनी अच्छी सरकार बनाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर वो भी अच्छा काम नहीं करेंगे तो हम जैसे लोग उनका भी विरोध करेंगे, क्योंकि हम संविधानवादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। अगर INDA आती है तो आप किसी प्रधानमंत्री का चेहरा देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री का चेहरा अगर जो भी लोग बात करते हैं या कराना चाहते हैं, वो आरएसएस और बीजेपी की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मदद करते हैं। महत्वपूर्ण इस वक्त ये है कि ये देशद्रोही सरकार जाए। प्रधानमंत्री तो MPs चुनते हैं, जो हमारी ओरिजिनल संविधान में जो प्रावधान है, वो जब MP बन जाते हैं वो अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो ये अभी बात करना जो है आरएसएस और बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने जैसा। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।